हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने CSIR केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। तो आज हम लोग डील करेंगे CSIR 2022 में जो एग्जाम हुई थी उसके कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और उसी प्रकार फिर कल मैं आपके लिए वापस से फिर नीट और जेई का क्वेश्चन लेके आऊंगा। फिर उसके नेक्स्ट डे में आपका IIT जैम का, है ना। ऐसे कंटिन्यू ये चलते रहेगी, ठीक है। और एक बात और है, आप अगर बीच में कोई डाउट रहता है तो आप इमीडिएटली उसी समय में उसी कमेंट में पूछ सकते हैं ना। और भी अगर आपको किसी और एग्जाम के कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, सपोज फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का, या कोई पर्टिकुलर ईयर का क्वेश्चन अगर आपको जानना है, मतलब ज्यादा जल्दी जानना है, तो आप हमको उस कमेंट में भेज सकते हैं, ठीक है। हम उस क्वेश्चन को लेकर के फिर हम उसके अनुसार डिस्कस करेंगे और आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आज। ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर एरोमेटिक। इसमें क्या पूछ रहा है कि एरोमेटिक कौन है इसमें से, है ना। ये क्वेश्चन में आपका CSIR का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी है 109, अगर जिसको भी देखना है। तो इसमें जैसे है कि आपका एक 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 मेंबर्ड रिंग है। नाइट्रोजन में पॉजिटिव दिया हुआ है। यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड और यहाँ एक बॉन्ड है। ये हो गया स्ट्रक्चर ए। स्ट्रक्चर बी में क्या है आपका, ये है आपका स्ट्रक्चर बी, ठीक है। इसमें यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ है, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर बी। और ये हो गया स्ट्रक्चर सी, ठीक है। ये इस साल पूछा है CSIR में, है ना। और देखिए कैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर सी और पूछ रहा है कि इन तीनों में से आपका जो ऑप्शन है वो है ओनली ए, है ना। ऑप्शन को अगर मैं यहाँ लिख दूं, ऑप्शन नंबर ए में है ओनली ए, ऑप्शन नंबर बी है ओनली बी, ऑप्शन नंबर सी है बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये आप हमको बताएंगे, है ना। तो अभी देखिए आपके इसमें एक चैट सेक्शन है, उसमें जो लाइव चैट सेक्शन है उसमें आप हमको इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इमीडिएटली इसको सॉल्व करूंगा। तो बेटर है कि आप भी इसको साथ साथ में सॉल्व कीजिए, देखिए बन रहा है कि नहीं, है ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए में, है ना। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार कुछ नहीं हो पाएगी उसमें, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एरोमेटिक पूछा है ना, तो एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, चार कंडीशन मिनिमम होता है। एक तो वो प्लेनार होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, है ना। कंजुगेशन होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, प्लेनार हुआ, कंजुगेशन हुआ, और क्या होना चाहिए इसमें, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होना चाहिए, है ना। प्लेनार, कंजुगेशन, 4n+पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होना चाहिए। अगर ये सब चीज इसमें है तो ये हमारा एरोमेटिक है, अदरवाइज ये एरोमेटिक नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन को भी जोड़ सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं, सब मॉलिक्यूल हमको तो प्लेनार लग रहा है यहाँ पे, है ना। कोई भी ऐसा नहीं जो प्लेनार नहीं है, ये भी हमको प्लेनार ही लग रहा है। सी जो है, बी भी प्लेनार है, ए भी है। तो अभी कैसे हम लोग निकालेंगे, तो ए के लिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। कितना है, 1 2 3, 3 है, मतलब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सबके लिए लिख देता हूं। बी में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 2 8, और यहाँ पे लोन पेयर भी है ना, तो ये भी तो कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो कितना हो गया, 2 4 6 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। सी में क्या है, 2 3 4 5 6, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। अब हमको जो है, अगर इस फॉर्मूला में फिट बैठ जाता है कोई भी नंबर, तो वो एरोमेटिक है, जो जो नंबर फिट बैठेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 0 ले लेते हैं। तो 4 × 0 + 2, ठीक है। कितना हो गया, ये 0 + 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एरोमेटिक हो सकता है मेरा। n बराबर 0 लिया था, n बराबर 1 ले लेते हैं। तो 4 × 1 + 2 कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारा एरोमेटिक हो गया ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो गया। n बराबर 2 ले लेते हैं, तो 4 × 2 + 2 कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। और
n बराबर 3 तक ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 12 है, तो जब तक नहीं पहुंचता है तब तक हम लोग लेके जाएंगे। n बराबर अगर 3 ले लेते हैं तो क्या आ रहा है 4 इंटू 3 प्लस 2, कितना आ रहा है 12 प्लस 2, मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा एरोमेटिक होगा। करेक्ट। तो इसका मतलब देखिए यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन ए में है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका मतलब ए हमारा एरोमेटिक है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 पाई नहीं है 6 पाई हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी हमारा एरोमेटिक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन बी भी एरोमेटिक है। और सी में हमारा 12 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ 14 10 के बाद 14 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा एरोमेटिक होता है ना, तो इसका मतलब ये हमारा एरोमेटिक नहीं है। तो जहां भी ऑप्शन में ए और बी, ये नहीं है, ए और बी जहां भी दिया हुआ है वो हमारा आंसर होगा, मतलब ए और बी दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। करेक्ट। ये है कंजुगेशन इसमें, है ना, ये प्लेनार भी है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, इस केस में ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है ना। तो जैसे एरोमेटिक का आपने ये सारा चीज लिखा, एंटी एरोमेटिक में भी प्लेनार होगा, कंजुगेशन रहेगा, 4n प्लस पाई के बदले में वहां पर दूसरा आ जाता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, ये हो जाता है वहां पर एंटी एरोमेटिक के लिए। मतलब प्लेनार होना मस्ट है, उसमें कंजुगेशन भी होना मस्ट है, और 4n प्लस पाई 4n पाई इलेक्ट्रॉन भी वहां होना जरूरी है। तो देखिए 4n पाई मतलब अगर n बराबर 0 ले लेते हैं तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, n बराबर 1 ले लेते हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, n बराबर 2 ले लेते हैं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, n बराबर 3 ले लेते हैं तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसका मतलब ये हमारा क्या है ए एंटी एरोमेटिक, है ना। बाकी ये दोनों हमारा एरोमेटिक हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, है ना। 4 क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है ना। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप ऐप में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी 110 है उसका, है ना। इसमें पूछा है नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑब्जर्व इन द प्रोटॉन डीकपल्ड, है ना। किसमें पूछा है, सिग्नल्स बताना है, कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स है, कौन सा, प्रोटॉन डीकपल्ड। अब ये क्या है हम बता रहे हैं आपको, प्रोटॉन डीकपल्ड, है ना, C13 NMR। इसको 13C नहीं बोलिएगा, है ना, कोई रूम नंबर नहीं है, कोई बस नंबर नहीं है कि इसको आप 13C बोलेंगे, है ना, इसको C13 NMR बोलते हैं। ठीक है, तो C13 NMR स्पेक्ट्रम। ठीक है, कौन कौन क्या है, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड को अच्छे से बनाते हैं, ये जब तक अच्छा नहीं बनेगा तब तक जो है आपका ये भी नहीं बन पाएगा, है ना। ये कंपाउंड है आपका, देखिए ये ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है ये एरोमेटिक की तरह है, ऐसे, फिर ऐसे, 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 ये बेंजीन रिंग ऐसे लगा हुआ है कि बीच में एक साइक्लोपेंटाइन की तरह आपको दिख रहा है, ये सारे बेंजीन की तरह है, सब में जो है इलेक्ट्रॉन है, और ये इस तरह। और इसमें पूछ रहा है आपको कितने नंबर ऑफ सिग्नल देगा प्रोटॉन डिकपल्ड C13 प्रोटॉन डिकपल्ड का मतलब हो गया प्रोटॉन का सिग्नल नहीं लेना है ना। प्रोटॉन जो आ रहा है ये प्रोटॉन, इसको नहीं लेना है, सिर्फ C13 जो है, मतलब सिर्फ कार्बन को देखना है ना। तो उसके लिए तो आपको सिमेट्री निकालना होगा, है ना। तो कौन कौन सा सिमिलर है वो निकालना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ से एक प्लेन को पास कराएंगे, तो ये और ये मैच कर रहा है, ये और ये मैच कर रहा है ना। तो अगर हम इसको ये ए नाम देंगे, मतलब कार्बन टाइप ए अगर नाम देंगे, तो इसी को जस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है ये ए। ठीक है, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये जो यहाँ जंक्शन है और ये यहाँ जंक्शन है, मान लेते हैं ये बी है, ये बी है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये 1 2 3 4 5 हो गया है ना, 5 नहीं होगा, इसलिए ड्रॉ अगर यहाँ पर भी नहीं, यहाँ नहीं हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ड्राइंग पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए हमको लग रहा था कि कहीं पे तो 1 2 3 4 5 है ना, तो ये ऐसे और फिर ऐसे कर दीजिए, है ना, और यहाँ पे ये बाउंड को खींच दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये ए टाइप हो गया,
इस कार्बन पर, इस कार्बन पर हम आएंगे, उसके लिए एक अभी वेट कीजिए। पहले तो ये जंक्शन हो गया, पॉइंट जहां पर, यहाँ पे तो कुछ एडेड नहीं है जंक्शन, यहाँ जंक्शन है, तो ये बी और ये बी सेम लग रहा है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और साथ में ये सी टाइप है और ये सी टाइप है, देखिए ये अंदर वाला जंक्शन है, ये अंदर वाला जंक्शन है, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है ना। अब जस्ट मिरर को चेंज कर दीजिए, तो ये और ये भी तो सेम हो रहा है हमारा, है ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी सेम है। तो अब अगर हम मिरर को ऐसे घुमा करके इस तरह लगाएंगे, इस साइड से अगर हम लगा रहे हैं, किधर से भी लगा सकते हैं ना, ऐसे लगा दिए, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये ए है तो ये भी तो सेम हो गया ना इसका, तो इसको भी हम लोग ए मान के चलेंगे। तो अब ये वाला और ये वाला भी सेम होगा, वहां तक हम अभी पहुंचे नहीं है, मिरर को लेते हुए चलेंगे, है ना। अब देखिए ये बी है, तो ये उसका जस्ट इसका उल्टा कौन सा हो गया, ये, तो इसको भी हम लोग बी मान के चलेंगे, ठीक है। अब क्या है, यहां से मिरर पार हुआ है, तो ये सी है, तो ये भी हमारा सी है, मिरर को यहां लेकर गए। अब मिरर को फिर आगे लेके चलिए, कैसे, यहाँ पे लेके जा सकते हैं हम मिरर को, ऐसे लेकर के जाइए, वहां पे ऐसे पार नहीं होना चाहिए था, है ना, यहाँ पर पॉइंट से पार नहीं होगा, ये पॉइंट नहीं, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर इस तरह से होगा, है ना, यही तो ऐसे और ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से पार होगा ऐसे। तो देखिए अब क्या हो गया, ये सी है, तो ये भी हमारा सी होगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्चुअली ड्राइंग रहता है उस पे बनाने में ज्यादा इजी होता है, हाथ से कितना भी परफेक्ट बना लीजिए, परफेक्टली नहीं बनेगा। तो जो क्वेश्चन पेपर में रहता है उस समय में आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं, कौन किसके साथ रिफ्लेक्ट करेगा। अब इस मिरर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ बी है, तो ठीक है, ये हम लोग इस मिरर की बात करें तो ये सी है, तो ये भी हमारा सी होगा, ठीक है। अभी इसकी और इसकी बात नहीं आई है, हाँ, ठीक है, उसकी और उसकी बात नहीं आई है, तो लेकिन यहाँ ये ए है, तो ये ए हो सकता है हमारा, है ना। ये ए है तो ये ए हो सकता है हमारा, क्योंकि ये इसका जस्ट ऑपोजिट है। तो ये अगर ए है तो यहाँ जब मिरर पास हुआ था तो ये भी ए होगा हमारा, ठीक है। और जब मिरर पास हुआ था तो ये ए है, तो ये भी ए होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा होगा, क्योंकि देखिए फिर इस मिरर में देखिए ये ए और ये बराबर हो गया, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, हर जगह से वो बराबर होगा, ठीक है। एक और मिरर पास करेंगे तो हमारा सारा ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये वाला हो गया, एक मिरर को आप पास कर दीजिए यहां से ऐसे, ये ए इस ए को रिफ्लेक्ट कर देगा, ये ए इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और फिर आपका ये ए इस ए को रिफ्लेक्ट कर देगा, ये मिरर के कारण ये ए इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो सब हो गया हमारा ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर बी नहीं, कहां से आ गया, ये बी को, देखिए ये मिरर के कारण ये बी इस बी को रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। इस मिरर के कारण ये बी इस बी को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि ए बी सी कितना टाइप का प्रोटॉन, ये है हमारे पास कार्बन, ए बी और सी, तो इसका मतलब 1 2 3, सो 3 हमारे पास कितने हैं, ऑप्शन में है 4 2 3 5, है ना। 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, जहां पर 3 टाइप का कार्बन दिया हुआ है सिग्नल, है ना। तो इसको आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है पहली बार में ना समझ में आए, सबके लिए बोल रहा हूं मैं, बाकी कुछ बच्चे हैं जिनको तो पता ही है कि कैसे होगा, है ना, क्योंकि वो एक बार देख के ही समझ में जाएंगे। लेकिन मेरा फोकस ज्यादातर उस बच्चों के ऊपर है जो कि पहली बार हो सकता है कि केमिस्ट्री को किसी तरह से, आप अगर देखेंगे यहाँ के मतलब कि जो यूनिवर्सिटीज है या जो भी है, बच्चे किसी तरह से मतलब सजेशन पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो लेकिन वो जाकर के आगे कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाते हैं, है ना, जब नेशनल लेवल की कंपटीशन आती है। तो बेटर है, मेरा फोकस पार्टिकुलरली उसी लोगों के लिए है जो कि हमारे झारखंड में है ना, दुमका, देवघर, ये मतलब लोकल में, क्योंकि हम भी यहीं रहते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चों में वो डेवलपमेंट हो, वो केमिस्ट्री का जो फीड उसको मिले, है ना। तो इसीलिए मैं ये लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है 3, ये मेरा सही होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा, है ना। ये हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज हम ये सीएसआर का डिस्कस कर रहे हैं, कल के लिए फिर तैयार रहिएगा आप नीट और जेई का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना आप, जरूरी नहीं कि सीएसआर लेवल है कि नीट लेवल है कि क्या है, उससे टेंशन नहीं लेना। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये तो मैंने बहुत बच्चों को बताया भी है। ये आपका स्पेक्ट्रा, इसका रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से है, रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, किसका, ऑफ HCl, लेकिन
जो क्लोरीन है वो हमारा कौन सा है 35 आइसोटोप है। आइसोटोप को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, जैसे प्रोटॉन हाइड्रोजन के ऊपर में एक लिखते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कार्बन के ऊपर में 13 लिखा था तो वो C13 हो गया था, है ना। तो वो आइसोटोप है ना, ठीक है। तो आइसोटोप है। तो ये पूछ रहा है कि कुछ लाइंस शो कर रहा है ये रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, है ना। ये लाइंस शो कर रहा है, ठीक है। ये लाइंस क्या है हमारा, इसमें वैल्यू दिया हुआ है पर सेंटीमीटर में 83.03, है ना। ये वैल्यू किसमें है, पर सेंटीमीटर में है। ये 104.10 में एक और लाइन दिख रहा है, एक 124.30 में लाइन दिख रहा है, एक 145.03 में लाइन दिख रहा है, और एक जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है सब दे देते हैं सेपरेट, है ना। जो सेपरेट हो रहा है लाइन सब, ये इस पर सेंटीमीटर में एक एक आपको ये दिख रहा है, क्या कहते हैं, लाइन दिख रहा है ना, इतना पर सेंटीमीटर में। और ये क्या है, ये ट्रांजिशन है आपका 3 से 4 जब जा रहा है तब ये वैल्यू आ रहा है। ये ट्रांजिशन आपका जब 4 से 5 जा रहा है ना, 4 से जब 5 जा रहा है, ये ट्रांजिशन हो गया आपका जब 5 से 6 जा रहा है, ये ट्रांजिशन हो गया जब आपका 6 से 7 जा रहा है, ये ट्रांजिशन हो गया जब आपका 7 से 8 जा रहा है ना। तो आप पढ़े होंगे इसमें एक चीज, हाँ क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें जो है ना, कितने तरह का लाइंस, मतलब जो इसका जो है आपका बी का वैल्यू, मतलब रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो इसका कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, है ना। बी मतलब हमें निकालने के लिए क्या कहा है, बी का वैल्यू निकालने के लिए कहा है। आपको पता है जो ये सेपरेशन होता है, चाहे ये वाला सेपरेशन हो चाहे ये वाला सेपरेशन हो, अभी तक आपके चैट में आ गया होगा कि कितना सेपरेशन होता है, ये बी के रिस्पेक्ट में कितना सेपरेशन होता है, अभी तक चैट में हो सकता है आपने बता दिया, आप तुरंत बताइए उसको। देखिए 2b का सेपरेशन होता है, ठीक है, 2b का सेपरेशन होता है। और ये दिया हुआ है आपका 0 से स्टार्ट नहीं है, 0 से होता तो कुछ अलग होता है ना, वो वैल्यू हम बताएंगे जब 0 से लेके जाएंगे, जो 6b है ना। तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 2b का यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है। कोई भी दो वैल्यू को डिफरेंस निकाल लीजिए और इक्वल टू 2b कर दीजिए, चाहे ये दोनों का लीजिए, चाहे ये दोनों का लीजिए, चाहे ये दोनों का लीजिए, किसी भी दो का वैल्यू लीजिए और डिफरेंस निकालिए, अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू कितना आएगा डिफरेंस 20। देखिए 83 104.0 ऑलमोस्ट आ रहा है ये आपका कितना 21, है ना। लेकिन आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में आपको काम करना है। ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी में दिया है 5, ऑप्शन सी में दिया है 10, ऑप्शन डी में दिया है 20। तो अप्रोक्सीमेटली 20, यहाँ पर अगर आप 21 करेंगे डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा, 10.5 तो कहीं है नहीं। इस दोनों को माइनस कीजिए, 124 से 104 गया तो ये हो गया आपका 20, है ना। ये 21 कुछ हो रहा था, ये आपका 24 25 ये हो गया 21। ये अंतर अगर आप देखेंगे तो 65 40 ये भी 21 20 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं 20, क्योंकि 10 है तो 20 हो गया, तो 2b इक्वल टू 20 हो गया। इसीलिए हमारा b बराबर क्या हो जाएगा 20/2, मतलब 10 पर सेंटीमीटर, है ना। वो आपको पर सेंटीमीटर में निकालने के लिए कहा है कि कितना आएगा, करेक्ट। तो ये आपका पर सेंटीमीटर में आया, तो ये 10 आया, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ट्रिकी क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपका केमिकल बॉन्डिंग से है, मजा भी आएगा सॉल्व करने के लिए। हमको लगता है जैसे जैसे लिखते जाएंगे, जो चीज हम आपको कहते हैं कि क्वेश्चन आने के साथ ही जो है आप सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ चीजें हैं जिसको आप तुरंत लिख लेंगे, है ना, क्वेश्चन देखने के साथ ही, ताकि आगे पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लिखते हैं। इसमें क्वेश्चन आईडी 136 है, इसमें लिख रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्पीसीज। स्पीसीज क्या क्या है, स्पीसीज है Cl, ये क्वेश्चन है, इंटर हेलोजन दिया हुआ है, ClF है, ClF2 पॉजिटिव है, फिर है आपका ClF3, फिर आपका है ClF4 पॉजिटिव एंड ClF5, ये दिया हुआ है। और इस सब मॉलिक्यूल के लिए कुछ स्टेटमेंट बना हुआ है और वो पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट जो है आपका स्टेटमेंट नंबर ए में दिया हुआ है, देयर आर 9 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द क्लोरीन एटम्स इन द 5 स्पीसीज, है ना। ये कह रहा है कि 9 लोन पेयर्स है किसमें, जो हमारा क्लोरीन एटम है ना, क्लोरीन एटम इन
5 स्पीसीज, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दे रहे हैं ना, ये ऑप्शन ए है। मतलब 9 लोन पेयर्स है ना, क्लोरीन एटम में है, जो 5 स्पीसीज वहां पर है उसमें 9 लोन पेयर है। ऑप्शन सॉरी, स्टेटमेंट बी कह रहा है द स्पीसीज ClF4 पॉजिटिव हैज ए TD मतलब टेट्राहेड्रल शेप, है ना। ज्योमेट्री अलग होता है, शेप अलग होता है, डिपेंड। ज्योमेट्री में लोन पेयर इंक्लूडेड रहता है और शेप में लोन पेयर एक्सक्लूडेड रहता है ना, हटा दिए जाते हैं उसमें से। सी, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर सी, द कंपाउंड ClF3 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरेटिंग एजेंट। ये क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अब आपको जो दिया है यहाँ पर ऑप्शन, पहला ऑप्शन में दिया है बी एंड सी, स्टेटमेंट बी एंड सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका ए एंड सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपको ए एंड बी, ये सब स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके बारे में कह रहा है। और ऑप्शन डी में कह रहा है सब ए बी एंड सी। अब बताइए कैसे क्या होगा, हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं, बताइए। ये मॉलिक्यूल दिया है और पूछ रहा है कि इस तीन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है 9 लोन पेयर्स है ना, अवेलेबल है आपके जो क्लोरीन एटम्स 5 स्पीसीज है, पांचों स्पीसीज में क्लोरीन 1 2 3 4 पांचों स्पीसीज में, तो लोन पेयर 9 है उसमें, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है ClF4 प्लस जो ये मॉलिक्यूल है हैज ए टेट्राहेड्रल शेप। तीसरा आपका स्टेटमेंट है ClF3 वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो वहां से पता चल रहा है कि किसी एक को अगर आप गलत बना देते हैं या किसी दो को अगर आप सही कर देते हैं फिर भी आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि दो दो दिया हुआ है सब में। किसी दो को अगर आप सही कर देते हैं तो तीसरी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। सपोज ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, ये दोनों तो इजीली बन जाएगा, ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये हम पढ़े ही नहीं है फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या होता है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है मतलब इजीली जो फ्लोरीन देता है ना F- दे करके, सपोज अगर इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करेंगे तो ये क्या करेगा हमारा उसमें जैसे क्या करेगा वो HF बना देगा, है ना। तो HF बना करके अपना वो निकाल देगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा देखते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का जब मॉलिक्यूल मिलेगा ना तो स्टेटमेंट मत देखिए, सब मॉलिक्यूल का जो है आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। जब एक बार हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा तो शेप लोन पेयर सब कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1 बाय 1 ले लेते हैं। सबसे पहले ClF का लेते हैं, है ना। ClF का हमें पता है स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कितना होता है 7 प्लस मोनोवैलेंट एक ही जुड़ा हुआ, एक कोई प्लस माइनस नहीं है, तो सिंपल 8 हो गया डिवाइडेड बाई 2 4, इसका मतलब ये हो गया sp3, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, बहुत इजी है, ये सबको कंफ्यूज नहीं होना। ये आपको पता है 4 नंबर में पूछा है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा है ना। ClF2 पॉजिटिव, स्टेरिक नंबर 1/2 और यहाँ पर हो गया 7 प्लस 2 फ्लोरीन है, एक कैटाइन है। कैटाइन जब रहता है तो वहां पर माइनस होता है और जब एनाइन रहता है वहां पर एक हम लोग जोड़ देते हैं ना, क्योंकि प्लस क्या कहते हैं माइनस कैटाइन प्लस एनाइन ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा क्योंकि एक कैटाइन है ना। तो कितना हो गया 7 2 9 और एक गया तो 8 हो गया वापस से, 8/2 कितना हो गया 4 हो गया, तो ये आपका वापस से sp3 हो गया। अब तीसरा मॉलिक्यूल पे आते हैं ClF3, इस मॉलिक्यूल का देखते हैं स्टेरिक नंबर क्या आएगा 1/2, ये 7 फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 3 मोनो आपका क्या कहते हैं मोनोवेलेंट 3 है, तो 3 कोई कैटाइन एनाइन नहीं है। ClF3 हाँ, तो कितना हो गया ये 10/2, ये कितना हो गया 5 हो गया, तो sp3d। अब आ जाते हैं ClF4 और क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा 1/2, क्लोरीन का 7 होता है, मोनोवेलेंट कितना है 4 है, कैटाइन है तो वहां हम लोग -1 करेंगे, तो कितना हो गया 11 से एक गया तो 10, तो 10/2 ये 2, तो ये 5 हो गया वापस से, तो ये हो गया आपका sp3d करेक्ट। अब आ जाते हैं ClF5, है ना। ClF5 का कितना हो गया आपका, ये स्टेरिक नंबर हम लोग निकाल रहे हैं 1/2 क्लोरीन का 7 और प्लस यहाँ पर फ्लोरीन कितना मोनोवेलेंट कितना है
5 है, कोई कैटायन नहीं है, तो 7 5 12 बटे 2 ये हो गया आपका 6, मतलब sp3d2। अब कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इससे? यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। शेप की बात की है तो आपको लोन पेयर से माइनस करना होगा, नहीं तो आप शेप नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सबका लोन पेयर निकाल लेते हैं। लोन पेयर बराबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर। ठीक है, एक का निकाल लेते हैं, बाकी का वैसे ही निकालेंगे। तो स्टेरिक नंबर इसका कितना आया है? मेरा 4 आया है, और माइनस कितना यहाँ पर होगा हमारा? हाँ 4, और फिर माइनस कितना है यहाँ पर हमारा? सॉरी, बॉन्ड पेयर कितना है? एक ही है ना। क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो ये इसका मतलब यहाँ पर 3 लोन पेयर है मेरा। ठीक है, अब वापस आ जाता है यहाँ पर। आपका लोन पेयर कितना है इसमें? स्टेरिक नंबर कितना आया है इसका? 4 आया है, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है इसमें? 2 बॉन्ड पेयर है हमारा, तो इसका मतलब 2 लोन पेयर है इसके पास। इसके पास कितना लोन पेयर है? इसका स्टेरिक नंबर कितना आया है? 5, और माइनस कितने बॉन्ड पेयर है? 3, तो 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 3 गया तो हमारा ये हो जाएगा 2, है ना। कभी कभी छोटा वाला चीज भी आपके दिमाग में घूमते रहता है ना। यहाँ पर स्टेरिक नंबर कितना आया है? 5, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है? 4 बॉन्ड बना रहा है ये वाला 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 लोन पेयर। अब आ जाते हैं वापस इसमें, कितना बना रहा है? 6, सॉरी स्टेरिक नंबर 6 है, बॉन्ड पेयर कितना बना रहा है? 5, तो ये 6 से 5 गया तो 1 लोन पेयर, है ना। तो इससे देखिए कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला ये वाला तो देख लेते हैं कि 5 स्पीसीज में क्लोरीन का लोन पेयर कितना है? 3 और 2 5 और 2 7 8 और 1 9, टोटल कितना हो गया? 9 लोन पेयर। टोटल कितना हो गया? 9 लोन पेयर। इसका मतलब ये ए सही है मेरा स्टेटमेंट। अभी देखते हैं हैज ए टेट्राहेड्रल शेप, देखते हैं टेट्राहेड्रल शेप है या नहीं है इसका। तो टेट्राहेड्रल शेप के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे इसका ClF4 आ गया, एक नंबर, एक चला गया, चार बॉन्ड पेयर इससे माइनस हो गया, तो एक लोन पेयर यहाँ पर है। तो ये आपका ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री हम बनाते हैं कहीं पे, यहाँ पे ट्राई करता हूँ। इसका ज्योमेट्री किस तरह होना चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये बिल्कुल दिखना चाहिए ऐसे, ऐसे, है ना। इस जगह में मान लेते हैं आपका क्लोरीन पड़ा हुआ है, और यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, और यहाँ फ्लोरीन है, और 1 2 3 4 हो गया, और एक फ्लोरीन यहाँ से क्या है? मिसिंग है, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा लोन पेयर पड़ा हुआ है। तो जियोमेट्री में तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, ये ट्राइगोनल हो गया, और बाई पिरामिडल ऐसे एक पिरामिड ऊपर और दूसरा पिरामिड यहाँ नीचे में। अगर पर ये वाला आपका टेट्राहेड्रल किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, है ना। ये नहीं होगा आपका आंसर। अब जब बचा ए आपका हुआ है, तो अब देखिए जहां पर ए नहीं है वो सब हटा दीजिए। इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, तो अब देखिए ए एंड सी है, ए एंड बी है ना। बी तो आपका नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो जहां जहां बी है उसको भी काट दीजिए। इसमें बी है तो इसको काट दीजिए, इसमें बी है तो इसको काट दीजिए, बचा यही वाला, तो यही आपका आंसर होगा। इसका मतलब जो ClF3 है वो एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए एंड सी। ठीक है, हो गया ये वाला। ठीक है, सो थैंक यू। अब कल के लिए इंतजार कीजिए आप आपके नीट केमिस्ट्री के लिए। ठीक है।